नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसजे क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था विविध प्रश्नमाला या मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। उसके 12th क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम पढ़े 13th। तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ आपको बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर आपको दे रखे हैं तो उसकी जो फॉर्म है वो केवल 4q+1 और 4q+3 के रूप की होती है, जहां पर q आपको एक पूर्णांक मानकर चलना है। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन मेथड से इसे सोल्व होगी। तो यहां से एक यूक्लिड विभाजन मेथड हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। इसको हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। ए कोई नंबर होता है जिसमें किसी नंबर बी से यदि डिवाइड करते हैं तो उसका क्यू रिमाइंडर कहलाता है और आर क्यू क्योसेंट कहलाता है और आर उसका रिमाइंडर कहलाता है। तो ये इसका जनरल एक फॉर्मूला बनता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो होता है रिमाइंडर हमेशा लेस देन होता है बी डिविजर से। ये भाज्य होता है, ये भाजक कहलाता है, ये भागफल और ये शेषफल। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो धनात्मक विषम पूर्णांक है केवल उन्हीं को ऐसा लिखा जाता है, बाकी जो पूर्णांक उनको दूसरे तरीके से किसी तरीके से आप लिखोगे। तो यहाँ ए की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन जो बी है उसका मान कितना आ रहा है 4। तो हमारे को यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि किसी नंबर में आपको डिवाइड करना है 4 से। अब जब किसी भी नंबर में मैं यदि 4 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास 4 ही तरीके के रिमाइंडर आते हैं। एक आता है 0, 1, 2 और 3। तो 4 तरीके के नंबर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो किसी संख्या में 4 से यदि मैं विभाजित करूं, 4 से उसमें किसी संख्या को लिख दो। यहाँ पे किसी संख्या को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या। देखिए, जैसे मान लो कोई नंबर ए था, उसमें मैंने 4 से डिवाइड किया और हमारा जो डिवाइड है वो क्यू बार होगा। तो हो सकता है कि उसमें पूरा डिवाइड हो जाए, हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए। ऐसी कंडीशन आपके पास आ सकती है। फिर कोई नंबर था, मान लो बी, मान लो उसमें मैंने डिवाइड किया 4 से, हमारा डिवाइड होगा क्यू टाइम्स, और हो सकता है इस बार रिमाइंडर 1 आया हो, एक शेषफल उसमें से बच गया हो। तीसरी संख्या मान लो सी, उसमें मैंने फिर 4 से डिवाइड किया, डिवाइड क्यू टाइम हुआ, और हो सकता है कि उसमें जो रिमाइंडर है वो 2 आ गया होगा इस बार। एक कोई नंबर डी था, उसमें मैंने फिर 4 से डिवाइड किया, डिवाइड क्यू टाइम हुआ और रिमाइंडर हमारे पास हो सकता है 3। फिर 4 से डिवाइड कर तो 4 यहाँ रिमाइंडर नहीं बच सकता, क्योंकि 4 में तो पूरा 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से भाग देने पर आपको 4 तरीके की यहाँ संख्या प्राप्त हो चुकी है। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से जो पॉजिटिव ओड इंटीजर धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो केवल इसी तरीके के है, बाकी पूर्णांक वो इस तरीके के नहीं है। तो यहाँ चेक करके आपको पता करना पड़ेगा। अब क्यों एक पूर्णांक आपको बता रखा है। अब देखिए, क्यू का मान यदि मैं इंटीजर से यहाँ रखूं तो इससे जो भी नंबर आपको मिलेगा वो एक इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर है वो इवन नंबर का बन रहा है। 4q का आप लिख सकते हो 2 × 2q। अब देखो, जब कोई नंबर 2 से या 2 किसी नंबर का यदि गुणनखंड हो तो ये चीज हमारे को पता है कि उसमें 2 से हमेशा भाग जाएगा। तो 2 इसका फैक्टर 1 आ चुका है, तो इसका मतलब 2 से तो इसमें पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। और ऐसे भी आप एग्जांपल लेके सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू ले लो 1, 2 1 2, 2 2 4, 2 लोगे 2 2 4, 2 8, 5 लोगे 2 5 10, 10 2 20। तो देखो, हमेशा यदि आप क्यू कोई इंटीजर ले रहे हो तो आपके पास कोई इवन नंबर मिल रहा है हमेशा। तो यहां से जो भी आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा इवन नंबर, या आप बोल सकते हो सम संख्या। इसके बाद यहां देखो, यहां इन दोनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब यदि 2 कॉमन आ जाता तो यहाँ हम बोल सकते थे कि इवन नंबर है, लेकिन यहाँ 2 कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ आपको वैल्यू पुट करके देखनी होगी। तो यदि मैं q इक्वल टू 1 लेता हूं तो 4 1 जा 4, q की वैल्यू हो गई 1, 4 1 जा 4 और 4 और 1 मिलके हो गया 5। 5 एक कैसा नंबर है? ओड नंबर है। दूसरा मान लो इसकी वैल्यू 2 ले ले, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 9, ये भी एक ओड नंबर है। q इक्वल टू 7 ले लो, 7 4 जा 28, 28 और 1 मिलके हो गया 29। तो हमेशा आपको यहां से जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो ओड नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो ओड नंबर प्राप्त हो रहे तो इसका मतलब ये विषम संख्या हो जाएगी। और जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा था कि 4q प्लस 1 की फॉर्म में जब आ रहा है आपका प्रश्न, वो आपका ओड नंबर आना चाहिए, यह आपको बताना था। तीसरा, यहां से देखिए इन दोनों में से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां बन जाएगा 2q प्लस यहां से रह जाएगा 1। अब यहां से चाहे इवन मिले चाहे ओड मिले उससे हमारे को मतलब नहीं है। इस पूरे नंबर का यदि 2 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर आपको मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा। तो इससे जो सम संख्या होगी वो आपको अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग प्राप्त होगी। तो यहां से जो संख्या मिल रही है वो सम मिल रही है, क्योंकि 2 इसका फैक्टर आ रहा है। अब यहां से वापस आपके पास कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करके आप इनमें भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा था 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 से भी आप बता सकते हो ये सम संख्या है। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ क्यों की वैल्यू मान लो मैंने 3 रख दी, 4 3 12, 12 और 3 मिलके बन गया 15। 15 वैल्यू से इसकी वैल्यू होगी ओड, 4 रखते हैं तो 16, 16 प्लस 3 ये हो गया 90। तो दोनों कंडीशन में, या आप और भी यदि क्यू की वैल्यू अलग अलग लोगे इंटीजर से, तो आपको हमेशा ओड नंबर यहां से प्राप्त होगा। अब देखिए, तो जैसा प्रश्न में बता रखा था कि इन दोनों केसेस को आप लिखते तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये दोनों जो कंडीशन आ रही है विषम भी आ रही है और धनात्मक भी आ रही है, क्योंकि क्यों ये धनात्मक लेना है आपको इसलिए। इसके बाद देखिए ए और बी सी जो है, यहां से जो कंडीशन मिल रही है वो इवन नंबर मिल रहा है, तो केवल ओड नंबर में इन दोनों को ही आप शो कर सकते हो, बाकी दोनों आपके इवन हो जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, यहां आपको बताना है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 2 से भाज्य होना चाहिए। तो पहले तो ये समझे कि क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, तो ऐसे पूर्णांक लेने हैं जो क्रम से है। मीन्स यदि आप 1 ले रहे हो तो उसके क्रमागत, क्रम से आगे आने वाला पूर्णांक होगा 2, इसके क्रम से आगे आने वाला होगा 3, फिर 4 5 6 7, इधर की साइड होगा 0, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस 3, इस तरीके से। लेकिन आपको केवल कितने क्रमागत पूर्णांक लेने हैं, कोई से 2। तो एक यदि -3 ले रहे हो तो उसके क्रम से आने वाला आगे वाला होगा -2, -2 -1 लोगे तो ये हो गया 0। यदि 2 ले रहे हो तो 2 से अगला हो गया 3, तो ये दोनों हो जाएंगे। यदि ये ले रहे हो तो इसके अगला हो गया 4 और 5, 5 ले रहे हो तो 5 और 6, 6 ले रहे हो तो 6 और 7। तो ये सब आपके पास हो गए क्रमागत पूर्णांक। तो इनको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20। ये नंबर 2 से भाज्य आपको बताना है। इसी तरीके से 6 और 7 लेते हो तो 7 6 जा 42, ये देखो यहां से भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको आप किसी जनरल नंबर के लिए लेते हो चलो, और आपको ये बताना है कि पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 2 से भाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले माना कोई भी 2 पूर्णांक मैंने मान लिए, तो एक पूर्णांक यदि x होगा, पहला पूर्णांक क्या मान लिया मैंने x, तो उसके अगला वाला होगा उसमें 1 जुड़ के आएगा। जैसा अभी मैंने बताया था कि अगले वाला जो पूर्णांक आएगा वो उसका जस्ट अगला नंबर होगा और इसमें 1 ऐड होते ही वो आ जाता है। तो अब यहां से आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो पूर्णांक से, तो x, तो उसका अगला नंबर हो जाएगा x प्लस 1। तो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में कह रखा है कि इन दोनों का गुणनफल, प्रश्न में बता रखा है कि इन दोनों का
गुणनफल, तो इनका गुणनफल होगा x ब्रैकेट x प्लस 1। तो इसको इससे गुणा करें तो जो हमारे पास नंबर आपको मिले वो 2 से भाज्य होना चाहिए। तो जहां x कोई पूर्णांक है, x की जो वैल्यू आपको इंटीजर से लेनी है, तो x की देखो यहाँ कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो हमेशा आपको नंबर इस जनरल क्वेश्चन से, इस जनरल फॉर्म से किस तरीके से आपको प्राप्त होगी, तो आप 2-3 नंबर के लिए चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं पुट x इक्वल टू 2 लेता हूं, x की वैल्यू 2 लेंगे तो देन यहाँ x की वैल्यू 2 और 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, बाहर चल रहा है 2, दोनों मल्टीप्लाई हो गया 6, जो कि 2 से क्या है भाज्य। देखो इसमें आपने 2 लिया तो ये 2 से भाज्य आ गई, जो नंबर आपको गुणा हो गया है। इसी तरीके से एक बार ले लो x इक्वल टू मान लो 3, तो तब क्या होगा 3 ब्रैकेट 3 प्लस के 1, 3 बार ऐसे कैसे 3 प्लस 1 इक्वल टू बन गया 4, 4 3 से यहां से मिल गया 12, तो 12 भी हमारे पास 2 से भाज्य नंबर आ रहा है। x इक्वल टू एक बार 5 लेके देख लेते हैं, तो तब भी हमारे पास देखते हैं क्या नंबर आता है। तो यहां बाहर आ जाएगा 5 और अंदर 5 प्लस 1, दोनों मिलकर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू आ गया 30, और 30 में भी 2 से डिवाइड होता है। तो आप यहाँ भी कुछ भी इंटीजर यहाँ ले रहे हो तो हमेशा जो नंबर मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो 2 से भाज्य हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो अतः यहाँ लिखोगे आप, अतः हम कह सकते हैं कि इससे प्राप्त सभी नंबर 2 से भाज्य हो जाएंगे, या इन दोनों के गुणनफल से जो भी नंबर आपको मिलेंगे उनमें 2 से भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ आपको दे रखा है कि 2 नंबर, एक है 2053 और दूसरा नंबर दे रखा है 967। तो इनमें से आपको ये बताना है, तो इन दोनों नंबर में ऐसे कौन से बड़े नंबर से मैं डिवाइड करूं कि आपका जो रिमाइंडर है इसमें डिवाइड करने से तो 5 बचे और इसमें डिवाइड करने से 7 बचे। तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर आपको प्राप्त करना है। तो जब भी क्वेश्चन में बड़े से बड़ा नंबर आ जाए तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वहां से आपको निकालना है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ बड़े से बड़ा ऐसा नंबर होता है जिसमें दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है। और छोटे से छोटे नंबर की बात हो जाए तो वहां आपको निकालना होता है एलसीएम। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर प्राप्त करना है जिसका इन दोनों में भाग देने से एक बार रिमाइंडर 5 बचे और एक बार 7 बचे। क्रम ऐसे मीन्स इसमें देने से तो 5 बच रहा हो और इसमें भाग देने से 7 बच रहा हो, ऐसा नंबर आपको प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए वो नंबर कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो नंबर आपको दे रखे हैं उन दोनों नंबर में से एक ऐसा नंबर होता है, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर होता है जिसका इसमें भी पूरा डिवाइड होता है और इसमें भी पूरा डिवाइड होता है। बल्कि यहां ये बताना है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर तो लेना है जबकि डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 5 और 7 भी बचने चाहिए। तो रिमाइंडर कब बच पाएगा जब इस नंबर में उस नंबर से पूरा डिवाइड करने पर कुछ एक्स्ट्रा बच जाए। तो इसका मतलब यहां कुछ यदि जुड़ा हुआ रहता तभी इसका एचसीएफ निकल के आता। तो पहले तो जुड़ा हुआ है इसमें उसको हटाओ, फिर आप उसको क्या निकालोगे एचसीएफ, ताकि ये पता लगेगा कि उसका उसमें भाग देने से रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल छोटे नंबर लूं, एक ले लिया 16 और दूसरा हमारे पास आ रहा है 12। इन दोनों के एचसीएफ की बात करें तो दोनों का एचसीएफ आता है 4। अब एचसीएफ का इसमें भी डिवाइड हो रहा है और एचसीएफ का इसमें भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन यदि ऐसा कहता कि 16 में डिवाइड करने पे तो 3 रिमाइंडर बचता है और इस नंबर दूसरे नंबर में डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है या 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये नंबर कितना बन रहा होता हमारे पास 19 और ये नंबर कितना होता 30। तो देखो अब एक ऐसा एचसीएफ आपने निकाल दिया जिसका इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ तो छोटा नंबर था तो पता लग गया। अब इन दोनों का एचसीएफ मान लो 4 आ रहा था, 4 से मैंने इसमें डिवाइड किया 19 में, तो 4 बार पूरा हो गया और 3 आपके पास रिमाइंडर बच गया। इसी तरीके से 30 में डिवाइड किया तो 3 टाइम्स हो गया और 1 रिमाइंडर बच गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इन दोनों में आपको एक किसी नंबर से इस तरीके से डिवाइड करना है, एक बार 5 बच जाए और एक बार 7 बच जाए। तो जो आपके पास बच रहा है पहले उसको उसमें से हटा दो, फिर उसके बाद जो उसका एचसीएफ होगा
उसी से उसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हमारे को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो प्रश्नानुसार। तो ये दोनों नंबर आपको दे रखे थे। तो सबसे पहले 2053 में से इसमें किसी नंबर से भाग देने पर आपके पास रिमाइंडर बचा है 5। तो इस रिमाइंडर को पहले आप हटा दो, तो आपके पास नंबर बन रहा है 2048, तथा दूसरा नंबर है 967। इसमें यदि किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 7। तो इसमें से आपको हटाना होगा 7, क्योंकि रिमाइंडर हटेगा तभी उसका एचसीएफ निकल पाएगा। अभी यदि आप एचसीएफ दोनों का निकालोगे तो ये रिमाइंडर इसका नहीं बच पाएगा। फिर आपका एचसीएफ का मतलब ये है कि जो इसमें पूरा पूरा भाग जाए, जबकि हमारे को इसमें पूरा पूरा भाग नहीं दिलाना। इनमें से एक बार 5 बचवाना है और एक बार 7। तो पहले जो बचेगा लास्ट में उसको पहले घटाते हुए ले चलो आप। अब ये जो नंबर ऐसे नंबर है जिनमें किसी नंबर से भाग दूं तो शेष पल ये बच जाएगा और एक बार ये बच जाएगा। तो इन दोनों का आपको निकालना है एचसीएफ। तो पहले इन दोनों के क्या करने होंगे आपको, फैक्टर। तो अर्थात 2048 और दूसरा दे रखा 967। तो इन दोनों के फैक्टर में इधर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूं। 2048 के हमने फैक्टर किए तो ये आ गया 10242, ये हो गया 5, 12, 2, 2, 5, 6, 2, 1, 2, 8, 2, 64, 32, 2। तो यहां से 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग सोल्व कर लेना आगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं, टोटल यहां हमारे पास 2 की पावर टोटल आपके पास आ चुकी है 11। इसी तरीके से 967 यहां नहीं है, यहां आपके पास आ रहा है 960। तो 960 के भी आप फैक्टर यहां से कर लो, 960। तो 2, 4 8, यहां से एक रिमाइंडर 8 और 0। फिर यहां से आ गया 240, यहां से आ गया 120, यहां से आ गया 60, यहां से आ गया 30, यहां से आ गया 15, 3, 5, 5 और 1। तो 2 की पावर यहां आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 की पावर तो आपके पास आ गई 6 इंटू 3 इंटू 5। अब इन दोनों में से आपको एचसीएफ आपका वही होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो इन दोनों का एचसीएफ मिनिमम पावर वाला आपको लेना है। तो अतः जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा उस कॉमन नंबर की मिनिमम पावर। तो कॉमन नंबर है 2 आ रहा है, 2 की दोनों में मिनिमम पावर है 6, और 2 की पावर 6 आपके पास होता है 64। तो यहां से आपके पास नंबर आ चुका है 64। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एचसीएफ हो गया जिसका इसमें यदि आप डिवाइड करते हो दोनों में, देखो यहां पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2048 तक। तो जो बच गया वो रिमाइंडर, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला गया, जो बच गया वो रिमाइंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहां आपको 2 नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर को बताना है कि वो किस भाज्य संख्या है या नहीं है। तो कोई भी संख्या भाज्य कब कहलाती है, या तो उसका कोई गुणनखंड आ जाए या उस पूरे नंबर में किसी न किसी का भाग चला जाए, तो उसको भाज्य संख्या आप बोल देते हो। तो आपको 2 नंबर इस तरीके से दे रखे हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 प्लस के 13। और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 7, 6 प्लस के 5। तो इन दोनों नंबर को आपको ये बताना है कि ये दोनों भाज्य है या नहीं है। तो प्राइम नंबर तो कब कहलाता है, जिसमें कोई भी इसका फैक्टर नहीं निकले, या इसमें केवल इसका भाग जाए, न किसी दूसरे नंबर का भाग जाए। तो एक तरीका तो ये कि इसको पूरे को सोल्व करो और फिर जो वैल्यू है उससे पता करो कि वो भाज्य है या नहीं है। एक तरीका क्या है
कि इस पूरे नंबर में से यदि कोई गुणनखंड इसका आ रहा हो तो इसका मतलब इसमें किसी न किसी नंबर से भाग जाएगा। तो जैसे देखते हैं पहले वाले नंबर के लिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है तो यहां से लेके यहां तक एक मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का साइन एक ही टर्म्स को बताता है। तो ये पूरा एक पद है और दूसरा पद ये है। पदों का चयन यदि आपको करना हो तो पदों का चयन आपको प्लस और माइनस वाले चिन्हों को देखते हुए करना होता है। मल्टीप्लाई वाले तो आपस में मल्टीप्लाई होगी एक ही पद बना लेते हैं। तो 7, 11 और 13, तीनों में से आपके पास 13 मिल रहा है। 13 इधर भी है और 13 दूसरे वाले टर्म में भी है। तो यहाँ आपके पास आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 1। और सेकंड नंबर में देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा वाला, इसमें 5 आ रहा है। तो देखो इसमें भी कहीं 5 आ रहा है क्या? तो यहाँ देखो ये रहा 5। यहाँ आपके पास क्या हो 7, 6, 4, 3, 2 और 1, और प्लस का यहाँ भी बच जाएगा 1। तो इसका फैक्टर 13 बन रहा है और इसका फैक्टर 5 बन रहा है। तो यहां से ये तो पता लग गया कि ये 13 का गुणनखंड है और ये 5 का गुणनखंड है। तो इसमें यदि 13 से भाग दूंगा तो चला जाएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो चला जाएगा। तो ये पता लग गया कि ये संख्याएं भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, यहां आपको दे रखा है दो संख्याएं, एक दे रखी है 306 और दूसरी दे रखी 657, और इनका आपको HCF भी दे रखा है। HCF इक्वल्स टू 9, तो आपको निकालना है इन दोनों का LCM। तो देखिए दो नंबर यदि आपको दे रखे हो, उन दोनों का HCF और LCM में से कोई एक चीज दे रखी हो तो उनके बीच एक रिलेशन होता है जो मैंने बताया था। वो ये होता है कि HCF और LCM का जो गुणा है वो दोनों नंबर A और B के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो HCF आपको यहां से बता रखा है 9, LCM आपको निकालना है तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। A की वैल्यू आपको दे रखी है 306 और B की वैल्यू दे रखी है 657। तो LCM इसका निकाल लो। तो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 657 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 यहां से रिमाइंडर 9 3 जा 27। तो यहां से देखो ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब इन दोनों को 306 इंटू 73 आपको करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। यहां से आपके पास आ रहा है 22338, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो नंबर दे दे, उनका एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक चीज दे तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लेता हूं 18। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां आपको दे रखा है कि एक आयताकार बरामदा है। क्या दे रखा है? एक आयताकार बरामदा। तो पहले आप यहां बना लो एक आयताकार बरामदा, तो इसी तरीके से होगा। इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इस आयताकार बरामदे के अंदर आपको टाइलें बिछवानी है, और टाइलों की जो आकृति है वो वर्गाकार है, और टाइलें भी समान आकार वाली बिछानी है, छोटी बड़ी उनके आकार नहीं होनी चाहिए। तो मान लो इसमें यदि आप वर्गाकार टाइल बिछाओगे तो इस तरीके से आपको टाइलें बिछानी होगी, फिर दूसरी टाइल इतनी साइज की होगी, तीसरी इसी तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ टाइलें बिछवानी है। तो ये बोल रहा है कि यदि आपको उस आयताकार बरामदे में पूरी जगह टाइल बिछवानी है तो उन टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो ये पहले ये पता हो कि उस आयताकार बरामदे में जगह कितनी है। पहले जगह पता नहीं होगी तब तक हम टाइल नहीं बिछा सकते। और एक चीज और कि एक टाइल ने कितनी जगह घेरी ये भी आपको पता होना चाहिए। अब टाइलों की जो आकृति है वो एक जैसी है। तो देखो इसकी लेंथ में से और ब्रेथ में से, जितनी लेंथ में से टाइल की
जो लेंथ होगी उतनी ब्रेथ में से आपको उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। यदि मान लो इसकी इतनी इसकी लेंथ है, इसमें से अपनी टाइल की जो चौड़ाई है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली चौड़ाई भी 10 ही होगी, तभी तो ये टाइल बराबर आकार की होगी और वर्गाकार होगी। ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। इसी तरीके से दूसरी वाली टाइल ने भी उतना हिस्सा घेरा, तीसरी ने भी उतना ही घेरा और चौथी ने भी उतना ही घेरा। तो ये समझ में आ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ में से इन दोनों को क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, मींस एचसीएफ लेना है। क्योंकि मैंने बताया था न्यूनतम संख्या यदि उनकी निकालनी है तो वो तो बाद में निकालेंगे, पहले इस टाइल का आकार तो पता होना चाहिए। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो वही उसका टाइल की साइज हो जाएगी। तो पहले इसकी लेंथ दो यूनिट्स में दे रखी है, तो या तो इसको पूरा मीटर में चेंज कर दो या इसको पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो इसके लिए लंबाई है या एल बोल सकते हो, लेंथ वो आपको दे रखी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंटों में यदि आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो 18 मीटर में सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर में होता है 100, तो 18 में हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो दोनों ऐड हो क्या गया 1872 सेंटीमीटर। दूसरी बात करें इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई आपके पास दे रखी है 13 मीटर मीन्स 1300 सेंटीमीटर और 20 आपको दे ही रखा है, दोनों मिलके हो गए 1320 सेंटीमीटर। ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ में से जो कॉमन आ रहा है वो उसका हो जाएगी टाइल की लेंथ। तो कॉमन कैसे निकालते हैं दोनों में से, पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो अर्थ है 1872 तथा 1320 का एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालोगे, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लो। 2 से डिवाइड किया 9 3 6, 2 से फिर डिवाइड हुआ 4 6 8, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2 3 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 1 1 7, फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 से 9 9 3 13। यहां से आपको 1872 इसके फैक्टर यहां से मिल रहे हैं 2 1 2 3 4, 2 तो मिल रहा है 4 टाइम, 3 मिल रहा है 1 2 टाइम और 13 मिल रहा है 1 टाइम। इसी तरीके से इसके भी आपको फैक्टर यहां से निकालने, तो इसके फैक्टर निकलेंगे 2 6 यहां से बच गया 6 0 3 3 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहां गया 1 6 5। अब यहां 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करते हैं 5 5, फिर 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं 11, ये भी आ गया 11। इसके फैक्टर आपके पास आ रहे हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 11 की पावर भी 1। अब इनमें से जो इनका एचसीएफ होगा वही उस टाइल की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि एचसीएफ का मतलब इसमें से एक टाइल का कॉमन हिस्सा, तो इतना सा और ये इतना सा। तो एचसीएफ निकाल लो इनका, एचसीएफ 2 की पावर यहाँ 3 है या 4 है, यहां से आ गया 2 की पावर 3। अब आपके पास यहाँ 13 है तो यहाँ नहीं है, 11 5 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, केवल 3 आ रहा है, तो 3 की पावर यहां से 1 कॉमन आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 हो गया 8 और 3। तो इससे ये पता लग गया कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 24 आ गया। अब ये एचसीएफ आपके पास निकल गया है सेंटीमीटर में, क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेथ किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो इसका एचसीएफ हो गया 24। तो ये तो पता लग गया कि जो टाइल की लेंथ है, छोटी वर्गाकार जो टाइल है वो होगी 24 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी भी 24 सेंटीमीटर होगी क्योंकि वर्गाकार है। तो यदि इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है तो आपको ये बताना कि इतनी कितनी टाइलें यहां पर आपको लगानी होगी। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल यदि आप निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकलेगा तब जाके इसमें टाइलों की संख्या आप बता पाओगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपको दे रखी है 1872 और चौड़ाई आपको दे रखा है 1320। इसी तरीके से एक वर्गाकार
टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल की जो भुजा है वो तो आपके पास 24 निकल के आ गई, ये रही। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो मतलब 24 इंटू 24। अब आपको निकालना है टाइलों की संख्या। तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके द्वारा घेरी गई जगह। तो टोटल आयत ने इतनी जगह घेरी थी और एक टाइल ने इतनी जगह घेरी है। एक ने इतनी घेरी, दो ने दुगुनी, तीन ने तिगुनी। इसी तरीके से आपको पूरे से उनकी संख्या निकालनी है, पूरी जगह में कितनी टाइल बिछेगी। तो इसके लिए आपको पूरे क्षेत्रफल में से डिवाइड करना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है ये वाला, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 24 मल्टीप्लाई बाय 24। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगी टाइलों की संख्या, क्योंकि इसके यूनिट से इसकी यूनिट कट जाती है, यहां से यूनिट कुछ नहीं आया। तो 24 1 24, क्या आप इसको छोटे नंबर से काट सकते हो? तो 12 से, सॉरी 24 को इसमें डिवाइड करो, 12 से इसको काटूं तो 12 1 12, 6 यहां से बच गया 5, फिर 6, 12 2 जाएगी, फिर यहां से भी 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 12, 1 0, 12 2 जा, यहां से ये कट गया 55 टाइम, यहां से ये कट गया 7 8। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको आता है 42 90। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपको इन सभी नंबर्स को इरेशनल आपको प्रूव करके बताना है। तो ऐसे इस तरीके के जब प्रश्न आपको आते हैं तो आपको मैंने बताया था कि पहले जो नंबर आपको दे रखा है उसको अपोजिट मानते हुए चलते हैं कि ये जो दिया गया नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, और यदि ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज लिखना भी मैंने आपको बता दी थी, तो इसके बारे में मैं ओरल रूप से आपको बता देता हूँ वापस, कि जो इसमें आपको लिखना होता है कि जो नंबर दिया गया है उसके विपरीत हम मानते हैं कि दिया गया नंबर एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो 5√2 इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन B की फॉर्म में या P अपॉन Q की फॉर्म में। तो P अपॉन Q भी आप इसकी जगह लिख सकते हो, और Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से इन चारों के लिए मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बता देता हूं। अब यहां से रूट तो यही रह जाएगा, और P अपॉन ये 5 जो है वो Q से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी इंटीजर में दूसरे इंटीजर से यदि आप डिवाइड करते हो, क्योंकि P और Q यहाँ पर इंटीजर होता है, तो डिवाइड करने पर जो आपको नंबर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। और इधर आपके पास आ रहा है √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर दोनों आपस में बराबर नहीं होते। तो आपको क्या कहना होता है कि हमारे द्वारा जो परिकल्पना मानी है, जो हमने उदाहरण मानी है वो गलत है। तो इसलिए P/5Q एक परिमेय संख्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या इस इक्वेशन के हिसाब से तो होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में नहीं होती। तो हमारी ये इक्वेशन क्यों आई? क्योंकि जब इसको परिमेय माना, तो परिमेय मानना हमारा क्या था? गलत था। तो उसको सही करना होगा। तो यदि हमारी संख्या परिमेय नहीं आ रही तो इसका मतलब जो हमारी संख्या है वो परिमेय हो जाएगी। तो ये 4-5 लाइनें आपको यहाँ लिखनी होती है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन 2/√7, इसको हम मानेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में। अब इसको यदि नीचे से इसका रूट हटाना हो तो आप ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां बन जाता है P अपॉन Q। ये बन गया √7 या 2√7, दोनों मल्टीप्लाई बन गया 7। तो P अपॉन Q इधर रह जाएगा केवल √7 P अपॉन Q, और 2/7 तो ये नीचे वाला तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ गया। तो √7 इक्वल टू आ गया 7P अपॉन 2Q। तो देखो 7P एक इंटीजर है, इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। Q भी एक इंटीजर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। और इंटीजर का यदि आप इंटीजर में डिवाइड करते हो तो ये जो नंबर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। और √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होता, तो इसलिए जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी। तो √7 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः हम जो संख्या 2/√7 है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से यहां से आप बोल सकते हो 3/2√5, इसको भी आप मान लो P अपॉन Q की फॉर्म में। तो यहाँ 3/2√5 रूट रटना है आपको यहाँ से,
तो ऊपर नीचे अंडर रूट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो P अपॉन Q, तो यहाँ ऊपर तो बन गया 3 अंडर रूट 5 अपॉन नीचे 2 इंटू रूट 5 से मल्टीप्लाई करके बन गया 5, यहाँ बन गया P अपॉन Q, तो 3 अंडर रूट 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू बन गया P अपॉन Q। यहाँ से यदि रूट 5 आपको चाहिए, 10 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा P से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा Q से। तो देखो यहाँ से भी हमारे को जो नंबर प्राप्त होगा वो रेशनल होगा, और रूट 5 हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है, तो इसलिए जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी। तो इसको आपको परिमेय नहीं मान के क्या मानना पड़ेगा, ये परिमेय संख्या ही है। 4 प्लस रूट 2, इसको भी आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। ये सभी क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने बता दी थी। रूट 2 इधर रहेगा तो P अपॉन Q, 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, रूट 2 दोनों का एलसीएम लोगे तो Q आ जाएगा। यहां से Q से Q में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P, 1 का डिवाइड Q में किया, Q टाइम Q को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 4Q। तो किसी इंटीजर में उसके 4 टाइम करके भी आप यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक इंटीजर ही प्राप्त होता है, और इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करते हो तो एक रेशनल नंबर मिल जाएगी। तो ये यदि रेशनल नंबर बन रहा है इधर, तो ये भी एक रेशनल होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन रूट 2 तो हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए जो आपने माना है वो रॉन्ग है। तो आप कह सकते हैं कि 4 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, कि 4 प्लस रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं होकर एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए तो उनको अपोजिट मानते हुए चलना है, और ये थोड़ी बहुत इसमें कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करने के बाद आपको लैंग्वेज लिखनी होती। इसका फर्स्ट 34.12345 और इसका सेकंड पार्ट है 43। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और इस पूरे नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। ये ऐसे बता रहा है कि इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो हर तो इसमें है ही नहीं, तो पहले आप इसको इसका हर बताना पड़ेगा कि परिमेय संख्या इससे बनानी होगी। तो देखो हर इसमें तब बन पाएगा जब यहां से पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे कैसे, और जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतने जीरो आपको नीचे लगाने हैं। तो यहां बन गया 10 की पावर 5 बोल सकते हो या 1 लाख। इसके बाद देखो 34 1 2 3 4 5, इसको आप बोल सकते हो 10 की पावर 5। अब 10 के यदि आप टुकड़े करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, 2 5 जो 10, और 10 की पावर आपके पास आ रही है 5, तो 3 4 1 2 3 4 5 अपॉन, तो दोनों के ऊपर 5 पावर आ रही है तो इसके ऊपर भी आएगी और 5 के ऊपर भी आएगी। तो आप यहां बोल सकते हो कि इसका जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव पुरुषार्थ शांत है, जो कि आपको बता रखा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। केवल हर के बारे में बताना था कि हर क्या बता रहा है यहाँ से, तो हर के पास टुकड़े आ रहे 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, यही आपका इसका हर हो जाएगा, डिनोमिनेटर सॉरी हाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहां से भी इसी तरीके से करते हो कि जो नंबर आपको सबसे पहले दे रखा है उसको आप x मानते हो, तो ये 43.123456789 इसका बार लग जाता है। तो यहां आपके पास जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक है, उन सभी नंबर के ऊपर आपके बार लगा हुआ है। तो जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है आपको 10 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करना होता था, ये मैंने बताया था। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। इसको 10 की पावर 9 है तो इसको 10 की पावर 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x तो 43। जब आपने इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और बार का मतलब है कि ये चीज बार बार आपके पास आती रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके ऊपर आपके पास लग जाएगा बार। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से आपको करना होता है इसको सब्ट्रैक्ट। ऐसे ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका, तो 10 की पावर 9 x
इसमें से LHS वाला तो LHS की तरफ घट जाएगा और 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट ये बार इधर ऐसे की ऐसे आ जाएगा। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो इधर। तो पॉइंट के बाद ये दोनों नंबर देखिए एक जैसे हैं, तो यहां तो बन जाएगा 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, इसमें से हो तो 4। अब 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4 इधर तो बन गया ये नंबर और इधर बन गया 10 की पावर 9 माइनस 1। तो बाहर आपके पास आ गया x। 10 की पावर 9 का मतलब है कि इसमें 1 को लिख के आपको 9 जीरो लगाना है, उसमें से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपके पास यहां आता है 9 इंटू एक्स इक्वल टू, इधर ये डिजिट ऐसे कैसे आ जाएगा, आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो इसका डिवाइड इसमें कर देना जो यहां नंबर आपको मिल रहा है। तो इसके हर के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हर के जो फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा और कुछ है, तो ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। तो गाइस यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। डेली आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। क्लास 10th का टोटल सिलेबस आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।